Hello everyone, I am CA Vaibhav Jain and today I will be covering test your knowledge questions of Ind AS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. But before that I want to cover the definition of provisions again in this video. Although I have made a video specifically on Ind AS 37, so I am expecting that all of you have watched that video and then you are trying to solve the test your knowledge questions with me. Because before watching that video it will be a bit complicated for you to understand all these things. So it is a 1 hour video and I recommend you to watch that first and then do test your knowledge questions with me. So let's begin. सो प्रोविजंस में मैंने बताया था कि 4 कंडीशंस होते हैं प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने के. तो वो 4 कंडीशंस क्या क्या है. फर्स्ट, एन एंटिटी शुड हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में हमको क्या पता है कि लीगल या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकता है. लीगल ऑब्लिगेशन कब होता है, जब एंटिटी के जो ऑब्लिगेशन है दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है. एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब होता है, नॉर्म्स, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, तो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के हिसाब से कंस्ट्रक्टिव नॉर्म्स बनता है. वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट होना चाहिए, यानी कि पास्ट में हमने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया है जिसके कारण हमारे पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि एंटिटी के रिसोर्सेज का आउटफ्लो होने का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन. तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए वी शुड हैव अ प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड उसका एक रिलायबल एस्टिमेट हम बना सकें, ऐसा भी होना चाहिए. So what are the 4 conditions? First is a present obligation should be there as a result of past event which will result in a probable outflow of resources and a reliable estimate can be made. Only when all the 4 conditions are satisfied we recognize a provision in our books. तो ये चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दिया फटाफट एंड नाउ हम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस में जंप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम टेस्ट योर नॉलेज पे आ गए हैं. इसमें 5 क्वेश्चंस है एंड ये टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस को मैं ICI ने जैसा बताया उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा. सो डोंट वरी, पूरा ICI ने जो जो चीज़ें बोला है वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. सो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन 2017 एंटिटी वॉज इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ एंड डीकमिशनिंग कॉस्ट उसने रिकॉग्नाइज करा है बुक्स में 300 मिलियन का. उसने जो 300 मिलियन रिकॉग्नाइज किया है आज के डेट पे 2017 में, वो उसने क्यों रिकॉग्नाइज किया है, उसके हिसाब से ये कॉस्ट उसको 60 या 70 ईयर्स के बाद लगेगा. सो लेट्स से कि उसको 60 ईयर्स बाद कॉस्ट लगना है. सो एंटिटी बोल रहा है कि 300 मिलियन आज लगना है 2017 में, यानी कि 300 मिलियन इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट दैट एंटिटी विल इनकर आफ्टर 60 ईयर्स. तो हमको इसको फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा 2077 में कितना लगना है. सो ये आएगा हमारा 300 इंटू 1.02 टू द पावर 60. राइट. अब एंटिटी ये भी बोलता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल नॉट टेक प्लेस अंटिल 100 और 110 ईयर्स टाइम, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 100 को ही बस पकड़ूँ तो एंटिटी बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉस्ट हम 2117th ईयर में इनकर करें. तो उस केस में हमको जो इनकर करना रहेगा दैट विल बी 300 मिलियन का फ्यूचर वैल्यू ही, क्योंकि सेम कॉस्ट ही इनकर होगा चाहे 60 ईयर्स बाद हो चाहे 100 ईयर्स बाद हो. जो कॉस्ट इनकर होना है वो सेम रहेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू चेंज होगा. सो इसी के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि इन विच केस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. तो चाहे मैं 60 ईयर्स बाद की बात करूँ या फिर 100 ईयर्स बाद की बात, आई विल बी इनकरिंग द सेम कॉस्ट 300 इंटू 1.02 टू द पावर 60. बट अगर मैं 60 ईयर्स बाद का सोच रहा था तो उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने सीधा निकाला तो 300 आया. बट अगर वही कॉस्ट मैं 100 ईयर्स के बाद इनकर करूँगा तो उसके लिए जब मैं 2017 का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, सो इट विल बी जो ये वाला मेरा कॉस्ट है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं 1.02 टू द पावर 100 से डिवाइड करूँगा. सो ये आएगा मेरा 300 डिवाइडेड बाय 1.02 टू द पावर 40. तो 1.02 टू द पावर 40 को जब हम निकालते हैं, यानी 1.02 2% का 40 ईयर्स के लिए जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसको 300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट अराउंड 136 मिलियन. तो ये किसी ने कमेंट में भी पूछा था तो मैं इसको कैलकुलेशन बता दिया हूँ. कैलकुलेटर पे कर लेना 1.02 डिवाइड इक्वल टू करके 40 टाइम्स, तो उससे अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा. आई थिंक इट विल बी अराउंड 0.45, अराउंड 0.45. तो ये जो है 0.45 आएगा, तो 300 इंटू 0.45 से हमारा राउंड अबाउट 136 मिलियन आ जाएगा.
एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इसके लिए नोट जो बनाना है वो यू कैन रीड। क्या बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ 300 मिलियन आज रिकॉग्नाइज हुआ है अगर 2077 के आसपास इनकर होगा, बट अगर 2117 में इनकर होगा तो उस केस में तो प्रोविजन है दैट वुड बी रिड्यूस्ड टू 136 मिलियन। तो जो 2017 में हमने 300 किया है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू 136 मिलियन। अगर ये 300 कब है, जब 2077 में इनकर हो रहा है, और 136 कब आ रहा है, जब हम 2117 में इनकर होगा, ये अज्यूम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक नोट बनाया गया कि रियल डिस्काउंट रेट 2% है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये हमारा आंसर आ गया। सो क्वाइट इजी। नो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एंटिटी इज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट विद अ कॉम्पिटिटर हु इज एलिजिंग दैट द एंटिटी हैज इन्फ्रिंज्ड पेटेंट्स एंड सीकिंग डैमेजेस ऑफ 100 मिलियन। एंटिटी ने प्रोविजन बनाया है बट डिस्क्लोजेस नन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट द नोट। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है, नोट है, तो यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं रहेगा अलग। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन टेलीकॉम इंडस्ट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर X1 X2। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने स्क्रूटनी नोटिस भेजा 143(2) में इनकम टैक्स एक्ट के इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न फाइल्ड अंडर 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर X0 X1 एंड असेसमेंट प्रोसीडिंग्स भी उसके लिए इनिशिएट कर दिया गया ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड बाय कंपनी विच इन व्यू ऑफ अथॉरिटीज वाज इनएडमिसिबल। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2000 X1 X2 में कंपनी ने कुछ खर्चे क्लेम किए थे, सॉरी X0 X1 में कंपनी ने कुछ खर्चे क्लेम किए थे जिसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इनएडमिसिबल बोलकर एक असेसमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया कि वो खर्चे एडमिसिबल नहीं है। अब उसके कारण इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 1 CR का एक डिमांड खड़ा कर दिया कि 1 CR का एक डिमांड है फॉर 2000 X0 X1 यानी कि असेसमेंट ईयर X1 X2। अब कंपनी ने बोला कि कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट वेदर द कंपनी वुड विन द अपील। उसके अलावा कंपनी ने जब लीगल काउंसिल से यानी कि लॉयर से बात किया तो लॉयर बोल रहा है कि 50% चांस ऑफ विनिंग द अपील है, बिकॉज एक केस ऐसा है जिसमें फेवर में था, एक केस है जिसमें अगेंस्ट था, तो उसके लिए उसने बोला 50% चांसेस ऑफ विनिंग द अपील है, और कंपनी खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो जीत पाएगा। तो व्हाट शुड द कंपनी डू इन दिस केस? तो इसमें ICI का क्या व्यू है? ICI बोल रहा है कि बिकॉज कंपनी खुद कॉन्फिडेंट नहीं है और लॉयर भी 50% चांस है बोल रहा है, सो अगर अपन देखें तो देर इज अ बेटर प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल लूज द केस rather than winning the case. तो because the probability of losing the case is higher, the company should recognize a provision of 1 CR in its books of accounts. तो इसका एक बार आंसर अगर अपन गो थ्रू करेंगे तो ये क्या बोल रहा है? Ind AS 37 provides that in rare case it is not clear whether there is a present obligation. For example, in a lawsuit, it may be disputed either whether certain events have occurred or whether those events result in a present obligation. In such a case, entity should determine that the present obligation exists at the end of reporting period by taking account of all available evidences. For example, opinion of experts. तो अपने केस में कौन है? लीगल काउंसिल जो है वो एक्सपर्ट है और अपन ने उसका भी ओपिनियन अकाउंट फॉर किया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमको क्या पता चल रहा है कि मोर लाइकली देन नॉट, ये टर्म को कोट करना है एग्जाम में भी, मोर लाइकली देन नॉट, इसको कोड भी करना है। ये मोर लाइकली देन नॉट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो एंटिटी फुल प्रोविजन बनाएगा। मेनी स्टूडेंट्स माइट व्हाट डू इज दे विल से दैट 50% रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि लीगल काउंसिल बोल रहा है 50% चांसेस ऑफ विनिंग है, बट यहाँ पर ध्यान रखना ICI का व्यू है कि 100% का प्रोविजन बनेगा बिकॉज मोर लाइकली देन नॉट एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो ये हो गया तीसरा इलस्ट्रेशन। अब अपन चौथे पे आते हैं। सो आई होप तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पर एंटिटी टेलीकॉम ऑपरेटर है और वो क्या कर रहा है कि जो सी बेड्स हैं, सी बेड्स में केबल्स लेआउट कर रहा है, एंड वहाँ पर जिन भी कंट्रीज़ के थ्रू उसके केबल्स लेआउट हो रहे हैं उन कंट्रीज़ के लॉज में ये बोला गया है कि जहाँ भी केबल पास होता है एंटिटी हैज़ टू रिस्टोर द सी बेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो यहाँ पर अगर लॉज ने ये बोला है तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है रैदर देन अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और ये मज़े की बात पूछ रहा है इतना ईजी सा चीज़ की नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है, तो ये मैं यहीं पे आंसर कर रहा हूँ कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है। एंड इसमें जब अपन आंसर पढ़ते हैं तो वापस वही सब चीज़ें लिखा रहेगा। ये जो मैं शुरू में बताया था प्रोविजन के चारों कंडीशंस, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंटिटी के पास लीगल नेचर का टू रिस्टोर द सी बेड्स।
पास्ट इवेंट क्या है कि एंटिटी ने केबल्स लेआउट किए सी बेड में, तो वो एक पास्ट इवेंट बन जाता है, जिसके कारण प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द सी बेड आ जाता है। प्रोबेबल है क्या आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज? डेफिनेटली है। जो सी बेड्स को रिस्टोर करेगा एंटिटी, उन सी बेड्स को रिस्टोर करने के लिए कॉस्ट तो इनकर होगा ही, तो वो कॉस्ट हमारा आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज बन जाएगा। एंड इसका रिलायबल एस्टिमेट तो हो ही जाएगा, बिकॉज एंटिटी उस बिजनेस में तो करते आ रहा होगा, सो उसका एक रिलायबल एस्टिमेट बनाएगा कॉस्ट का। सो बिकॉज ऑल द 4 कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एंटिटी हैज़ टू रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ का रेफरेंस दिया है, सो मैंने पैराग्राफ एक भी नहीं लिखा था एग्जाम में, ये काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं। सो मैंने कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखा एग्जाम में, मेरे को ऐसा याद नहीं था, बट इफ़ यू वांट यू कैन गो दैट एक्स्ट्रा माइल। मतलब बिना लिखे भी मेरे मार्क्स ठीक आ गए थे, तो ठीक है। पास्ट इवेंट दैट लीड्स टू अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेटिंग। खैर ये सब तो मैं मेन वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो उसी चीज़ को बार बार क्यों अपन पढ़े। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपने पास एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये लीगल ऑब्लिगेशन बेसिकली एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन जाता है अपने लिए। फिर इसी क्वेश्चन में अगेन पैराग्राफ 14 का रेफरेंस दिया हुआ है, तो अगेन मैंने कोई ऐसा पैराग्राफ नंबर मेंशन नहीं किया था एग्जाम में। तो जहाँ मैंने बोल दिया कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो प्रोविजन बनाना श्योर है। अब प्रोविजन किस चीज़ के लिए बनेगा? रिस्टोरेशन ऑफ सी बेड के लिए बनेगा। और कितना एक्सटेंट का प्रोविजन बनेगा? तो सिंपल सा बात है, प्रोपोर्शनल बनेगा। जितना मैं केबल्स लेआउट कर देता हूँ सी के अंडर, उतना मेरे को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो जितना केबल उतना रिस्टोर करना है। तो टू द एक्सटेंट द केबल्स हैव बीन लेड डाउन अंडर द सी, अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल not constructive, legal obligation has arisen, and to that extent provision for restoration of seabed should be recognized. Simple as that. मतलब इसीलिए मैंने इसको मेन वीडियो में नहीं किया था, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। बट दिस इज द सोल्यूशन टू 4th क्वेश्चन। बेसिक जो यहाँ पर आइडिया होना चाहिए एनी स्टूडेंट अटेम्प्टिंग, कि ये कोट करना ज़रूरी है, ये 4 पॉइंट्स की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड रिलायबल एस्टिमेट, ये 4 कंडीशन कोट करना ज़रूरी है, उस पर मार्क्स रहेंगे, दैट आई एम श्योर। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन अ इजी क्वेश्चन, कि एंटिटी ए इज़ अ डीलर इन वॉशिंग मशीन एंड कस्टमर को स्कीम दे रहा है कि जो वॉशिंग मशीन वो ईयर 0 पे बेचेगा, यानी 2020 में जो वॉशिंग मशीन वो सेल कर रहा है, उस वॉशिंग मशीन को वो 2023 में बाय बैक कर लेगा, और कस्टमर को वो एक न्यू वॉशिंग मशीन बेचेगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो बेसिकली क्या होएगा कि जो यहाँ पर अगर 100 रुपये का वॉशिंग मशीन बेच रहा है और 2023 में मान के चलते हैं 40 रुपीज़ में बाय बैक कर लिया, और नया वॉशिंग मशीन जो है वो मान के चलते हैं 150 रुपीज़ का, तो कस्टमर को 40 रुपीज़ का डिस्काउंट देके 110 रुपये में न्यू वॉशिंग मशीन दे देगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये 40 रुपीज़ जो है बाय बैक प्राइस, दैट विल बी द क्रेडिट ऑफर टू द कस्टमर। क्रेडिट यानी डिस्काउंट, तो जो क्रेडिट ऑफर हो रहा है वो हो गया हमारा बाय बैक। अब यहाँ पर जो 40 रुपीज़ है वो एक छोटा सा पॉइंट दिया कि जो बायबैक प्राइस है वो हम ईयर 0 पे फिक्स कर लेंगे, यानी 2020 में ही हमको पता है कि 3 साल बाद 40 रुपीज़ में बायबैक करना है। तो ये बोल रहा है एंटिटी ऑफर्स टू बाय बैक द वॉशिंग मशीन एट अ फिक्स्ड प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 3 years। तो यहाँ पर हमको अब पूछ क्या रहा है कि कस्टमर्स जनरली ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, पास्ट एक्सपीरियंस से पता है हमको, तो शुड एनी प्रोविजन बी मेड। तो अगेन आंसर पे जाने का भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपन कंडीशंस देखते हैं, क्या वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या हमारे पास, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज देयर टू रिप्लेस द वॉशिंग मशीन आफ्टर 3 years, टू बाय बैक अ वॉशिंग मशीन एंड सेल द न्यू वॉशिंग मशीन, इसका एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ये जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है दिस इज नॉट ऑफ लीगल नेचर, इट इज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिव नेचर। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट कब माना जाएगा, जैसे ही मैं वॉशिंग मशीन सेल करता हूँ वो मेरा पास्ट इवेंट बन जाता है। ये पास्ट इवेंट के कारण मेरा एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होगा टू रिप्लेस द वॉशिंग मशीन आफ्टर 3 years। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो। तो जो भी वॉशिंग मशीन में बायबैक करके नया वॉशिंग मशीन डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगा, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो मेरे इनकर होंगे उसके लिए, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल अकर टू सेटल द ऑब्लिगेशन। देयरफॉर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। लास्ट कंडीशन है रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड और नॉट। तो बिकॉज एंटिटी ये काम करते आ रहा है काफ़ी टाइम से एंड पास्ट एक्सपीरियंस से उसको पता है कि कस्टमर ये स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं, देयरफॉर आई एम अज्यूमिंग कि एंटिटी कैन मेक अ रिलायबल एस्टिमेट एंड बिकॉज ऑल द 4 कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रोविजन तो बनेगा।
तो इसका जो आंसर है, एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द फर्स्ट वॉशिंग मशीन शुड एंटिटी रिकॉग्नाइज एनी प्रोविजन, यस। अब एक बार आंसर बस गो थ्रू करा देता हूँ फटाफट। सो अगेन सी, यहाँ पर वही 4 कंडीशन का रेफरेंस दे रहा है, तो वो चारों कंडीशन लिखना है एंड इसके बाद एक्सप्लेन कर देना कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो रहे हैं। एंड व्हेन यू डू दैट, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में कर रहा है तो रिलायबल एस्टिमेट बन सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनकर होने का मोर लाइकली देन नॉट चांसेस, अगेन दिस फ्रेज। तो ये जो फ्रेज है इसको याद रखना, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स पे ही मार्क्स जुड़े रहते हैं, छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं ना इसी पे मार्क्स रहते हैं। तो बेसिकली हमने पता कर लिया कि प्रोविजन बनाना है टू द एक्सटेंट of the cost of meeting the obligation of selling the second machine at a discounted price should be recognized because sale of first washing machine is past event। तो ये तो मैं बता ही दिया था कि फर्स्ट वॉशिंग मशीन को जो बेच रहे हैं वो पास्ट इवेंट है, उसके कारण हमारा एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन खड़ा होगा टू सेल द सेकेंड मशीन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सेकेंड मशीन को जो बेचेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में, वो हमारा एक ऑब्लिगेशन और बन जाएगा। ये पांचों क्वेश्चंस ऐसे थे। बेसिकली इसमें कुछ कैलकुलेशन बेसिस नहीं होता है, इसमें एक प्रेजेंटेशन का बेसिस होता है। तो ये लॉ टाइप का प्रेजेंटेशन होएगा। इसमें सबसे पहले यू हैव टू राइट द प्रोविजन। प्रोविजन में क्या लिखना है कि प्रोविजन कब बनता है, तो उसके चारों कंडीशन आने चाहिए। देन सेकेंड यू शुड राइट कि प्रोविजन बनाना है, उसके लिए चारों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, पास्ट इवेंट क्या है, फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आउटफ्लो होंगे उसका क्या सिम्टम है, और लास्ट में लिखना है कि रिलायबल एस्टिमेट बन सकता है, ये कैसे प्रूफ करें। देन थर्ड यू हैव टू गिव द कंक्लूजन कि प्रोविजन बनना है यस या नो जो भी है, एंड अगर बनना है तो प्रोविजन टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, यानी कितने क्वांटम का प्रोविजन बनना है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है इन पांचों क्वेश्चन को देखते हुए। सो दिस इज योर टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस ऑफ इंड AS 37।